दिए थे वही खा रहे थे, वही फूल के तुम्मा हो रहे थे और बदले में सरकार को आंख भी दिखा रहे थे। राज्यसभा दो नहीं तो ये कर देंगे, लोकसभा दो तो ये कर देंगे, विधान परिषद दो नहीं तो ये कर देंगे। मॉल किसी पमड़िया का तो है नहीं, मॉल किसी भाट का तो है नहीं, मॉल किसी बक्खो का तो है नहीं। पूरे देश में चर्चा काफी तेज है और आप सिंगल ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ढाल बनकर खड़े हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं उसमें मिसकम्युनिकेशन है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति थी वफ के पास और वफ ने कभी भी अपना यूज सही से नहीं किया। मॉल किसी दर्जी का तो है नहीं, मॉल किसी धुनिया का तो है नहीं, मॉल किसी गुजरा का तो है नहीं, मॉल किसी जोल्हा का तो है नहीं, मॉल न किसी नालबंद का है और न किसी धोबी का है। मॉल है किसका? आपको अच्छी तरह पता है कि इस देश में जो 85% है वो पसमानदा है, ये जो मैंने नाम लिया है। बाकी से तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह विश्वविद्यालय खोलेंगे, अगर वो ज़मीन आ जाएगी तो एम्स के तर्ज पर हम हॉस्पिटल खोल लेंगे कि मॉल किसी नट का तो है नहीं। तो सरकार को धमका भी रहे थे, तो कहते हैं ना माल महाराज का मिर्जा खेले होली। कई लोग कह रहे हैं कि जो मतलब जो मंसूरी साहब वो नेता बनने के लिए समर्थन कर रहे हैं। को लेके आप जानते हैं कि वक्फ में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शिकायत मिल रहे थे। कि वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या था? वक्फ का मतलब दान होता है। दान किसके लिए? दान गरीबों के लिए, आप पसमानदा मुसलमान कह सकते हैं, उसके लिए था। खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ पे कानून लाया और वक्फ पे उन्होंने ईमानदारी से इसको पास कराया, जिसका सीधा फायदा देश की पसमानदा गरीब वंचित शोषित मुसलमानों को मिले है, जो इस इंतजार में है कि मेरे बच्चे को कॉपी मिले, कलम मिले, स्लेट मिले। ये सब कर सकते थे कि पूरी ज़मीन को डिजिटलाइज किया जाएगा। जो जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ अतिक्रमण है, उनका पूरा सर्वे होगा। करवा लिए और अभी कर क्या रहे हैं? सिविल कोर्ट का मुकदमा लेके ये चक्कर लगा रहे हैं। कभी पटना हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, कभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं और ये यहाँ से लेके दिल्ली तक चले जा रहे हैं और 40 साल में ये जमीन को न खुद खा रहे हैं न किसी को खाने दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में चर्चा काफ़ी तेज है और आप सिंगल ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ढाल बनकर खड़े हैं। कैसे देखते हैं इस बिल को और समर्थन जो आप कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2025 आया है, पार्लियामेंट ने जो पास किया है, वह वक्फ में जो वक्फ मैनेजमेंट का जो मिसमैनेजमेंट था उसको लेकर है। जहाँ प्रॉब्लम था वक्फ को लेके, आप जानते हैं कि वक्फ में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शिकायत मिल रहे थे, बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारी ज़मीन पर अनावश्यक केस डाले गए थे, बहुत सारा सरकारी अतिक्रमण था, बहुत सारे भूमाफियाओं ने ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। जानते हैं कि वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या था? वक्फ का मतलब दान होता है। दान किसके लिए? दान गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, नादारों के लिए, शाह और फ़कीरों के लिए, है ना, कमज़ोर तबकों के लिए, और जिससे आप पसमानदा मुसलमान कह सकते हैं, उसके लिए था। लेकिन अब ये इसका और उसका फ़ायदा क्या हो रहा था? वक्फ में बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े एलिट के लोग उसको जो है, उसके पैसे को जो है ये करते थे और उसके नाम पर जो है चंदा उगाही करते थे। आप दुकान अगर देखिएगा तो आप देखिएगा जिसको होना चाहिए दुकान, उसको दुकान ना मिल करके उस ऐसे आदमी को दुकान होता था जो उनके अपने पारिवारिक लोग थे। मतलब कुल मिलाकर इस देश में 200 परिवार ऐसे थे जो वक्फ के 10 लाख एकड़ ज़मीन पर कब्जा किए हुआ था। और आप जानते हैं कि सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति थी वक्फ के पास और वक्फ ने कभी भी अपना यूज सही से नहीं किया। वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट था? वेलफेयर करना था। वाकिफ़ ने किस लिए दान दिया था? वाकिफ़ ने दान दिया था वहाँ मदरसे खुलेंगे, वहाँ मस्जिद बनेंगे, वहाँ पर कब्रिस्तान होगा, वहाँ पे सराय होगा, वहाँ पर प्याय खाना होगा, मतलब ऐसी चीज़ जिससे कि समाज का भला होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो क्या रहा था? वक्फ की ज़मीन पर मॉल उन्होंने दे दिया। वक्फ की ज़मीन पर उन्होंने जो है बड़ा जो है मॉल स्टेट खड़ा दिया, बिल्डिंग खड़ा कर दिए और उसको पूरा का पूरा मिसयूज करते चले गए और जिसका नतीजा हुआ कि वक्फ का जो मेन उद्देश्य था वो भटक गया। मैं समझता हूँ कि जिस वक्फ से हमको 12,000 करोड़ सालाना मिलता, हम अकेले एम्स बना सकते थे, हम अकेले किसी भी विश्वविद्यालय को बना सकते थे, हम बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोल सकते थे, हम बहुत बड़ा अस्पताल खोल सकते थे, हम बहुत बड़े मदरसे खोल सकते थे। ऐसे समय में हमने वक्फ की ज़मीन को अतिक्रमित करवा दिया, वक्फ की ज़मीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया और लास्ट में हम ये दिखाते हैं कि हम सरकार की तरफ हाथ उठाते कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वक्फ के प्रबंधन को सुदृढ़ कर लिया जाता, वक्फ का सही से डिजिटलाइज कर लिया जाता, वक्फ की ज़मीन को सही से चिन्हित कर लिया जाता, तो मुझे शिक्षा, रोजगार
बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ जितना भी है, हेल्थ के बारे में सोचना नहीं पड़ता, मुझे किसी सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और इसीलिए भारत सरकार ने और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ पे कानून लाया और वक्फ पे उन्होंने ईमानदारी से इसको पास कराया, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा देश के पसमानदा, गरीब, वंचित, शोषित मुसलमानों को मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? मुस्लिम समुदाय को क्या फ़ायदा हो सकता है जो कानून लाया गया है? पहली बार डायरेक्ट जो बेनिफिशरी है, वक्फ का बेनिफिशरी कौन है, इसका जवाब मिला है। वक्फ का बेनिफिशरी गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिसको आप पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उसको मिलने जा रहा है। क्या मिलने जा रहा है? मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन को आपने क्या किया? 10 बीघा ज़मीन को आपने पूरी तरह से ऐसे बंजर छोड़ दिया। आपने उसको ना तो एग्रीकल्चर लैंड बनाया, ना उसको आपने जो है कॉमर्शियल लैंड बनाया, ना आपने उस 10 बीघा ज़मीन पे कोई कॉलेजेस खोले, ना आपने कोई विश्वविद्यालय खड़ा की, ना आपने कोई हॉस्पिटल खोले। अगर ये सब खुलते तो सीधा सीधा हमारे देश के नागरिकों को फ़ायदा होता, हमारे नागरिक जो आवाम को फ़ायदा होता। और वो आवाम जो नीडी है, जो इस इंतज़ार में है कि मेरे बच्चे को कॉपी मिले, कलम मिले, स्लेट मिले, ये सब कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया? उस ज़मीन को हमने औने पौने दाम में किसी भू माफिया को दे दिया। भू माफिया ने उस पर एक ज़मीन पर लिटिगेशन खड़ा किया, न्यायालय का एक चिट्ठी आता है और उस पर बजाते नोटिस आता है और वो पूरी तरह से जो वो विवादित हो जाता है। और विवादित होने के बाद जो हम अदालत में पड़े हुए हैं, तो ना जिस वाकिफ़ ने जिस उद्देश्य के लिए वो ज़मीन दिया था, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। और इसीलिए इसी बात को भारत सरकार ने और ख़ास करके हमारी नीतीश कुमार जी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले इसके मिसमैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए आप देखिएगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में आपकी पूरी ज़मीन को डिजिटलाइज किया जाएगा। जो जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, उनका पूरा सर्वे होगा और पूरा डिजिटलाइज करके, ताकि कल क्या होता था पहले वक्फ कर दिया जाता था, पूछते थे कागज़ कहाँ का था, जा कागज़ तो है ही नहीं, और आपने उनको कई तरह से रूप दिया। ऐसा भी वक्फ था कि वाकिफ़ ने वक्फ कर दिया, दानकर्ता ने दान दे दिया, लेकिन पता चला कि उनके ही परिवार के लोगों ने फिर उसी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो दुनिया ये भी जान लिया कि दान है, और बाद में पता चला कि उनका ही परिवार लंदन, अमेरिका, जापान घूम रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उसमें मिसकम्युनिकेशन है। होता क्या है कि आज तक इस देश में जो कुछ चंद परिवार हैं या चंद लोग हैं या समाज का वो जो धनाढ़ तबका है, वही सत्ता पे काबिज है। हर जगह जो शासन प्रशासन पे वही काबिज है, और उनको पता है कि हम ही हैं जो वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। उनको मालूम है कि मॉल किसी नट का तो है नहीं, मॉल किसी पमड़िया का तो है नहीं, मॉल किसी भाट का तो है नहीं, मॉल किसी बक्खो का तो है नहीं, मॉल किसी दर्जी का तो है नहीं, मॉल किसी धुनिया का तो है नहीं, मॉल किसी गुजरा का तो है नहीं, मॉल किसी जोल्हा का तो है नहीं, मॉल न किसी नालबंद का है और न किसी धोबी का है। मॉल है किसका? आपको अच्छी तरह पता है कि इस देश में जो 85% है वो पसमानदा है, ये जो मैंने नाम लिया है। बाकी शेष जो 15% है वो वही वर्ग है जिसको सच्चर कमेटी ने अशराफ कहा। आपको जिसको सच्चर कमेटी ने अशराफ कहा और जिसने बताया कि इसकी क्या स्थिति है। तो मैं अब वो कभी नहीं चाहता है, वो कभी नहीं चाहता है कि आम आदमी को ये बात पता चले कि अगर ये ज़मीन आ जाएगी तो फिर ये ज़मीन, उस ज़मीन का जो उद्देश्य है उनके भलाई के लिए, अगर वो ज़मीन आ जाएगी तो हम हॉस्पिटल खोलेंगे, अगर वो ज़मीन आ जाएगी तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह विश्वविद्यालय खोलेंगे, अगर वो ज़मीन आ जाएगी तो एम्स के तर्ज पर हम हॉस्पिटल खोल लेंगे, अगर वो ज़मीन आ जाएगी तो हम दुनिया का सबसे मिस्र के तर्ज पर एक बेहतरीन मदरसा दे देंगे, अगर वो ज़मीन आ जाएगी तो हमारे बच्चे डिजिटलाइज हो जाएंगे, अगर वो ज़मीन आएगी तो हमारे यहाँ ITI और IMA तमाम जितने भी इंटरनेशनल, नेशनल, हाई क्लास के जितने भी एजुकेशन सेंटर हैं वो हमको खुलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में सब कुछ हो सकता है, ज़मीन का संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल होता है सरकार के लिए। और जैसे सरकार चाहती भी है हायर करना तो वहाँ पर ये अरंगा लगाते थे, ये वक्फ की ज़मीन है। दरअसल ये इनका वेलफेयर का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था। इन लोगों ने खास करके 200 परिवारों ने इनको जागीर बना लिया था और जागीर की तरह अपने को ट्रीट करते। इनको लगता था कि ये हमारा स्टेट है। भारत सरकार ने, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने इस चीज़ को समझा, इस दर्द को समझा। और आप देखिए नीतीश जी का मॉडल देख लीजिए, आपको लगेगा उन्होंने वक्फ की ज़मीन पर आवासीय विद्यालय खुलवा लिए। आप देखिएगा दरभंगा में खुल गया, किशनगंज में खुल गया, 38 जिला में जो माइनॉरिटी के लिए काम हुआ, खास करके मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए उन्होंने अति पिछड़ा हॉस्टल खुलवाया है। तो आपके पास ऐसा तो हो सकता था ना। अब बताइए सरकार को खुलवाना पड़ा,
जबकि आपके पास पहले से था। जिस अकूत संपत्ति का 12,000, 14,000 और 40,000 करोड़ तक का, ये हम नहीं कर रहे, ये सच्चर कमेटी कह रहा है। सच्चर कमेटी कह रहा है कि 12,000 करोड़ का इनकम होता। ये 12,000 करोड़ के इनकम की जगह हमको 12 निया का इनकम नहीं हो रहा है। और इनकम किसके लिए? इनकम इस आदमी के लिए जिसका मैंने अभी आपको नाम लिया था। इनकम की जगह जो लोग दिए थे वही खा रहे थे, वही फूल के तुम्मा हो रहे थे, और बदले में सरकार को आंख भी दिखा रहे थे। राज्यसभा दो नहीं तो ये कर देंगे, लोकसभा दो तो ये कर देंगे, विधान परिषद दो नहीं तो ये कर देंगे। तो सरकार को धमका भी रहे थे। तो कहते हैं ना, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। कई लोग कह रहे हैं कि मतलब जो मंसूरी साहब वो नेता बनने के लिए समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, तो डेमोक्रेसी में अगर कोई अपनी बात रखने का तरीका, तो कौन सा तरीका है वो थोड़ा सा बता दे। क्या वो चाहते हैं? हमारे देश में पार्लियामेंट है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और अपने देश के संविधान के साथ हम चलते हैं। और संविधान ने मुझे कहा कि अपनी बात को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 91A में है, वो मुझे कहा कि अपनी बात को एक्सप्रेस करना है। और डेमोक्रेसी में जनमत इसी से तैयार होता है, और मैं अपनी बात को उसी संविधान के दायरे में रख रहा हूँ।